हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। आज शायद आपका चैप्टर खत्म हो जाए मोलर कंडक्टिविटी। इसमें कोलराउस लॉ डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या किया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस किया जाएगा जो जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी से, जो कंपटीशन में एक दो सवाल कंपटीशन के उठाया जाएगा, है ना, वो सब देखा जाएगा आज नहीं, अगले वीडियो में। आज तो सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी और इस पर एक दो क्वेश्चंस उतने में ही आप कर सकते हैं आगे, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी देखिए होता क्या, बहुत आसान है ना। क्या होता है कंडक्टिविटी, इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, लैम्डा एम, है ना। लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है इसको, मोलर कंडक्टिविटी को। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विथ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विथ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, विथ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप लेके आए हैं, उस टाइम जो कंडक्टिविटी कहलाती है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी, उसको आप फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी होगा, बट इन सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यानी कि ml में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट आप भरे हैं, है ना, तो इसका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टिविटी देगा, है ना, इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, जितना कंडक्टिविटी देगा वही उसकी क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कई सारे मोल होंगे, ठीक है ना, यानी कि m मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट होगा। अगर m मोल मतलब मोलारिटी की बात की जा रही है, मोलारिटी 1 लीटर में होता है ना, कितना मोल, n मोल्स होता है 1 लीटर में, यानी कि m मोल्स होगा आपके 1 लीटर में, ठीक है ना। तो आपका m मोल्स 1 लीटर में, यानी कि आप कह सकते हैं कि m मोल्स 1000 ml में होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मोल कितने में होगा, 1 मोल की कंडक्टिविटी क्या आएगी, 1000/m, ठीक है ना, यानी कि मोलारिटी, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/m। ये देखिए 1 मोल में कितना वॉल्यूम आ रहा है, इतना वॉल्यूम आ रहा है, और एक मोल का ही कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो वॉल्यूम जो होगा वो इतना होगा 1000/m। m यहाँ पे किस में, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो आपका किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन क्वेश्चन बुक में दिया रहेगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन लेके आप काम करेंगे, ठीक है। 1000/m लीटर में दिया होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर उसमें दिया है तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं बिना 1000 लगाए, ठीक है। तो ये सब समझ में, ये है इसका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी में इतना ही है। एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चलिए आगे डिटेल में लास्ट में देखा जाएगा, ठीक है ना। ये मोलर कंडक्टिविटी। अब इसमें 2-3 वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है ना। ये सब समझ में आ गया तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा आपने। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितनी कंडक्टिविटी देता है वो क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए वेरिएशन देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। अगर मान लीजिए पानी आप मिला रहे हैं, यानी कि उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कैसा वेरिएशन होगा, क्या क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब आपको देखना है। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपने पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/m, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही। तो लैम्डा एम, इसको अगर आप ठीक से लिखें तो ये के इंटू 1000/m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, डाइल्यूशन करने का मतलब आप उसकी वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे आप तो लैम्डा एम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन हम बढ़ाते हैं, ठीक
ठीक है। जैसे जैसे डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। यहाँ से आपको ये बात पता चल रही है। अच्छा ध्यान से देखिए, जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन कम होता है। अब ये कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे मोलरिटी ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम क्यों होता है, आप जानते हैं कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाई वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं आप तो ये कुल मिला के जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या करेगा, घटेगा। अब ये कंसंट्रेशन घटेगा तो ये मोलर कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज करती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है, अगर ग्राफ बनाया जाए तो, है ना। ग्राफ किसने दिया अभी देखा जाएगा। इधर मैं लेता हूँ आपका, इधर वेरिएशन मैं लेमडा एम का ले लेता हूँ, लेमडा एम का वेरिएशन इधर की तरफ ले लेते हैं, और अंडर रूट कंसंट्रेशन इधर की तरफ ले लेते हैं। ठीक है ना। देखा ये क्या है कि कंसंट्रेशन ये मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप की तरह ये बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करें, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, है ना, कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये जो होता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना, इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे अगर कोई चीज़ होगा तो लेमडा इन्फिनिटी एम, या बुक में आपको लेमडा इन नॉट एम दिया हुआ है। लेमडा नॉट एम का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये लिमिटिंग रिएजेंट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी करके दिया हुआ है ना। तो क्या होता है, इन्फिनिटी पे क्या डाइल्यूशन है वो ये होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटती है। तो देखिए दिख रहा है निगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है ये, ठीक है ना। तो स्लोप इसकी निगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे आप ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ठीक है, आपको इन्फिनिटी पे क्या इसकी डाइल्यूशन होगी, तो इसके लिए आप इस ग्राफ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। तो इस ग्राफ को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप बना रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट का आप ग्राफ बना रहे हैं, वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी, वो ग्राफ जहाँ पे टच करेगा उसके हिसाब से आप बता देंगे। ठीक है ना। तो ये होता है। तो इससे रिलेटेड एक इक्वेशन है, ठीक है ना, एक इक्वेशन आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसको देने वाले का नाम है डिबाई-हुकेल्स ऑस्टनागर इक्वेशन। ठीक है ना, डिबाई-हुकेल्स ऑस्टनागर इक्वेशन। क्या होता है ये इक्वेशन में कि लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो लेमडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी के बराबर होती है। ठीक है ना, जहाँ पे ए एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, सब बताते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी है। लेमडा एम क्या है भाई, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, लेमडा नॉट एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना, ए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और अंडर सी क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है, y इज इक्वल टू सी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना। तो ये जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, है ना। तो इसका स्लोप, इससे ये क्वेश्चन से रिलेटेड भी मतलब कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक इक्वेशन दे देगा आपको, है ना, इक्वेशन देने के बाद वैल्यू कुछ दे देगा इसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर इक्वेशन लिखूँ, एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस मुझे याद नहीं रहते, मैं देखने के बाद लगाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी करके दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अंडर रूट, या लेमडा एम इज इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके दे दिया। अब इसने पूछे कि इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी स्लोप का मतलब क्या होगा कि ये जब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इसको देख क्या बता सकते हैं, यहाँ ए की कांस्टेंट की वैल्यू -6 आ रही है, यानी कि जो स्लोप होगा वो -6 होगा, है ना। कंसंट्रेशन जो होगा वो 3 की वैल्यू होगी, और जो लेमडा इन्फिनिटी एम होगा वो कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर, ठीक है ना।
तो कंपेयर करा के आप काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब तो बहुत आसान होते हैं, जो मेंस उनसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी गिवन बाई डिवाई हुकल्स ओस्नागर, है ना, इसलिए इसका नाम है ओस्नागर इक्वेशन, है ना। ये डिवाई ओस्नागर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मैं जुला के, तो यहाँ से यही बात समझानी थी। और देखिए और क्या बात बतानी है इसमें। अब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इसके इन्फिनिटी पे कंडक्टिविटी कितनी है या बता सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में आपको इन्फिनिटी पे कितनी इसकी मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो आपको बताना ज़रूरत होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या करेंगे, आप इस ग्राफ को जैसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यानी कि आप इसका लेमडा नॉट एम कुड बी फाइंड, आप इसका लेमडा नॉट एम कुड बी फाउंड easily by extrapolation of graph, है ना। इस ग्राफ को अगर आप आगे बढ़ा दीजिए, आगे धीरे धीरे तो यहाँ कहीं टच करेगा, यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम इन जो होता है, लेमडा नॉट एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, वो एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो उसके लिए एक लॉ है, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी हैव ए लॉ, है ना। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास एक लॉ है, जिस लॉ का नाम है कोलराउस लॉ, है ना। यहाँ पे लेमडा एम नॉट इन्फिनिटी कुड बी फाउंड बाय ए लॉ named as कोलराउस लॉ, RAUSCH, कोलराउस लॉ, है ना। कोलराउस लॉ के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कोलराउस लॉ क्या होता है ये देख लेते हैं, है ना, बहुत आसान होता है। ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी मान लीजिए कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट AB है ना, तो इसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कुछ इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करता है अपने मोलर कंडक्टिविटी में, यानी लेमडा ए नॉट ए प्लस लेमडा नॉट बी माइनस, है ना। यानी कि कोलराउस लॉ ये बोलते हैं कि किसी भी इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको क्या है कि लेमडा नॉट एम फाइंड करना है इन्फिनिटी पे, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी उसकी मोलर कंडक्टिविटी है, तो वो इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू देयर मोलर कंडक्टिविटी। उसके सारे के सारे आयंस जो भी ए और बी होंगे, तो ए की अलग से निकाल लीजिए इन्फिनिटी पे कितनी होती है, बी की अलग से इन्फिनिटी पे कितनी होती है ये निकाल लीजिए, दोनों का जो सम है वो क्या देता है आपको, मोलर कंडक्टिविटी देता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो ये मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बताने के लिए कोलराउस लॉ आया कि इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट टू देयर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ईच एंड एवरी आयंस ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल लेके समझाया जाए, कोई भी एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपको लेमडा एम थोड़ा CaCl2 का दिखा जाए, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेमडा नॉट Ca का निकालेंगे, है ना, प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस का निकालेंगे, लेकिन इसका 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि Cl2 है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देके आप CaCl2 का निकाल लेंगे। ऐसे ही कोई पूछ दे कि लेमडा नॉट m बताइए Al2SO4 का होल थ्राइस, थोड़ा कीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, कितना आएगा, कितना आएगा, लेमडा नॉट Al3 पॉजिटिव, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ
लेमडा नॉट SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये सब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि डायरेक्ट ये इसका इन्फिनिटी वाला नहीं दिया रहता है, इनका अलग अलग दिया रहता है। तो आप पहले फाइंड आउट करते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, उसके बाद से आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अरे बस, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप कर सकते हैं इजीली। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है, या एप्लीकेशन डाल के लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए CH3COONA है ना, ये HCl के साथ रिएक्ट किया हुआ है, तो आपको क्या बनाएगा, आपको पता है CH3COOH प्लस NaCl, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि आपको सबकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा नॉट m, लेमडा नॉट ऑफ CH3COONA क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ये कितना दिया हुआ है आपका 91.6। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि लेमडा नॉट m की, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, जब भी याद आए तभी बता देना चाहिए। लेमडा m का, लेमडा m जो मोलर कंडक्टिविटी आपने पढ़ा था K/m, ठीक है ना, तो इनकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, यूनिट बहुत ज़रूरी है ना। यूनिट देख लेते हैं पहले, तो यूनिट कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए ये क्या होता है, इसकी यूनिट कप्पा है, कप्पा की यूनिट क्या होती है, पर ओम पर मीटर, ठीक है ना, ये होती है पर ओम पर मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में सब काम करना है तो पर सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक है ना, सब सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मोलारिटी, ठीक है ना, मोलारिटी की बात करें तो यहाँ पे मोल हो जाता है, मोल, ठीक है ना, मोल। और बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब अगर रखा देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, है ना। यानी कि इसकी यूनिट कुछ इस तरीके से आ रही है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बात समझा रही, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी यूनिट होती है किसकी, लेमडा m की, है ना। लेमडा m की यूनिट जो होती है वो क्या है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बात समझा रही ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, लेमडा मतलब पर ओम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होता है, इसकी यूनिट आप पढ़ें, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा कि मोल पर वॉल्यूम होता है, तो मोल का मोल हो गया, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में तो वो ऊपर चला गया, तो ये 3 या 2 मतलब 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं तो इसकी यूनिट होती है। तो लेमडा नॉट CH3COONA दिया हुआ है इतना पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना, ये दिया हुआ है ना। लेमडा नॉट HCl भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 425.0, ठीक है ना, 425.0 पर मोल, सॉरी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और क्या दिया हुआ है, लेमडा नॉट NaCl दिया हुआ है आपको, है ना, लेमडा नॉट NaCl दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी जो दी हुई है, कितना दिया हुआ है 128.1 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है लेमडा नॉट क्या बच गया CH3COOH, लेमडा नॉट एसिटिक एसिड आपको फाइंड आउट करना है, ये आप पता लगाइए, ठीक है। तो ये देखिए कैसे पता करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सब इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जितना डाइल्यूशन जितना इधर का होगा उतना उधर का भी होगा, यानी कि आप इनको इक्वेट करके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके कंपटीशन में, हमको तो बोर्ड में नहीं दिखा ऐसा, ठीक है ना, कंपटीशन की बात आएगी तो आप इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस लोगों को पता नहीं होता है इसलिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका बहुत आसान है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए लेमडा, सॉरी क्या होगा, लेमडा नॉट
इसका किसका सोडियम एसीटेट का प्लस लेमडा नॉट HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड है ना HCl इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस लेमडा नॉट NaCl। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनका आपको इक्वल कराना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इक्वल होगा, कितना बराबर होगा आप कर ही सकते हैं। इसका कितना दिया हुआ है आपको सोडियम एसीटेट का इतना, यानी कि 91.6 प्लस है ना 91.6 प्लस, और HCl का कितना दिया हुआ है 425.0 इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है ना उसका, तो आप इसको x मान लीजिए है ना x प्लस, और ये कितना NaCl का 128.1 ठीक है। तो यहाँ से आपको x फाइंड आउट करना है, तो आप x इक्वल टू निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है x इक्वल टू ये आएगा आपका 6 और 516 और 9 to 11 और ये आ जाएगा 516.6 माइनस 128.1 है ना। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड की। तो ये घटाने पे कितना आ रहा है 5 और 8 8 16 होता है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 2 8 आएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 1 3, यानी 388.5 का आएगा कितना पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या होगी कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये निकाल सकते हैं, यह एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके कंपटीशन में। ठीक है ना, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, हमने तो नहीं देखा। ठीक है, आपके बुक में भी ये इलेबोरेट नहीं किया है NCERT में, तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, एप्लीकेशन इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है ना कि इसके दूसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन तो आप निकाल लेंगे मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक का गैप क्या रहेगा। तो दूसरा एप्लीकेशन जो है वो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले लेते हैं, एसिडिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH है ना, इनका आप डिसोसिएशन करेंगे तो ये CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव ऐसे टूटेगा है ना। तो अगर इनिशियली इसका क्या है कि इसका कंसंट्रेशन C है, ये 0 है, ये 0 है एट T इक्वल टू 0 पे है ना। अच्छा, T इक्वल टू किसी टाइम T पे ये क्या होगा, इसका अल्फा मोल टूट गया C अल्फा, तो ये क्या बनेगा C अल्फा, ये C अल्फा है ना। अरे उसमें C अल्फा ये बनेगा। ठीक है, C अल्फा बनेगा। तो ये तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, और एक बार ये निकाल लेते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये क्या होगा, C कॉमन लेंगे और पूरा का पूरा टूट जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं, यानी कि ये ओवरऑल पूरा का पूरा टूट जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, वीक होते हुए भी। हाँ, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। किस केस में, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दीजिए। ठीक है ना, कोई पूछ सकता है कि कब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, तो आप सीधे बोलिए कि जब आप क्या करिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दीजिए तो वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, पूरा का पूरा आयन तोड़ देता है, ये भी पूरे का पूरे आयन अपने तोड़ देते हैं जब क्या हो जाए, इनका क्या हो जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाएगा, जिसको 1 बोलते हैं। ठीक है ना, तो C बनेगा। तो यहाँ से ध्यान से आपको दिख रहा है अगर, ठीक है ना, तो लेमडा m किसी टाइम t पे ये आया 2 टाइम्स ऑफ C अल्फा है ना, 2 टाइम्स C अल्फा ये 2C अल्फा, और यहाँ पे जो लेमडा m इन्फिनिटी m आ रहा है, लेमडा नॉट m वो कितना आ रहा है, 2C बस आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर लेमडा m बाई लेमडा नॉट m इनका रेशियो निकाला जाए, यानी कि 2C अल्फा बाई C अल्फा, तो यहाँ से क्या कट जाएगा, वहाँ पे 2C है
ठीक है ना। तो 2 से 2, C से C, यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम होता है, ठीक है ना। ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस अल्फा को आप क्या बुलाते हैं? ये अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर किसी का निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी किसी टाइम कितना है उसका ये निकाल लीजिए, और इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कितना है वो निकाल लीजिए। उनका रेशियो बताएगा कि वो कितना डिसोसिएट हुए हैं, है ना। लेमडा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी वॉल्यूम कर सकते हैं आप किसी वॉल्यूम पे, लेकिन ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ये, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो आप इनका क्या निकाल सकते हैं? अल्फा, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इनका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एसिड है, एसिड डिसोसिएट कर रहा है, वीक एसिड है, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मान लीजिए आप इसका Ka लिखेंगे अगर, तो Ka लिखने के लिए आप क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ CH3, चलिए ये तो समझ में आ गया, तो ये मिटा देते हैं हम। 11th में ये चीज़ें पढ़ी होगी आपने, इक्विलिब्रियम में, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम जो था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप क्या निकाल रहे हैं? हाँ, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। Ka क्या होता है यहाँ पे? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये निकाल लें आप, ठीक है ना। ये निकालने के लिए क्या करते हैं आप करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन से आप काम करते हैं ये, ठीक है ना। इसका कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसंट्रेशन, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे Ka इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? इसका कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा, इसका कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा, ऐसा है। C कॉमन लेंगे, यहाँ से देखिए C कॉमन ले लेंगे तो C 1 माइनस अल्फा आएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 माइनस अल्फा, तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, यहाँ से Ka की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आप Ka की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें, Ka इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन जो भी दिया हो। अल्फा की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा यहाँ से कितना मिला था? अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, यही निकला था। तो यहाँ पे अल्फा की मतलब जो अल्फा है यहाँ पे इसमें C अल्फा स्क्वायर में अल्फा की जगह वो रख सकते हैं, यानी कि लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन 1 माइनस लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, ठीक है ना। ये सॉल्व करके आप रख देंगे, ठीक है ना, तो आपको K एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इससे आप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ आगे क्वेश्चन में बढ़ा चढ़ा के भी दे सकता है, हो सकता है कभी इसका pH भी पूछ दे, तो pH भी निकालने के लिए आपको क्या है? C अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, C अल्फा। अब ध्यान से देखिए pH निकालने के लिए कैसे करेंगे, ये सब हाई लेवल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे pH निकालते हैं। तो pH निकालने के लिए मैं तरीका बताऊँ आपको। तो आप क्या करते हैं कि अगर कम डिसोसिएशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम डिसोसिएशन हो रहा है, तो इस नीचे वाले को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं और कहते हैं Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो गया, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है Ka बाई C, ठीक है ना, Ka बाई C हो जाता है, लेकिन अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में हो जाता है। लेकिन pH के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? HN कंसंट्रेशन जब लेते हैं तो वो कितना है? C अल्फा, ठीक है ना। तो C अल्फा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट Ka बाई C, ठीक है ना, अंडर रूट Ka बाई C। तो जब C स्क्वायर अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे Ka बाई C होगा और C स्क्वायर अंदर जाएगा, कभी ना कॉमन लेके C बाहर आया था, तो एक C बाहर, यानी कि अंडर रूट Ka बाई Ka इंटू C हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि HN कंसंट्रेशन मिल जाता है आपको। अब HN कंसंट्रेशन मिल गया तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं तुरंत। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरे से रिलेट करते करते आप इसका pH pOH सब बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये था फाइनली आपका चैप्टर 3 का एंड।
ठीक ना। तो आप सारे क्वेश्चन सब लगा जाइए, ठीक ना। अगली वीडियो में सब क्वेश्चंस देखे जाएंगे हम लोग के कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ, थोड़ा सा बोर्ड के क्वेश्चन देखे जाएंगे, आईआईटी के जो मेंस और आपका नीट में एडवांस में ये सब जो जो आया है पर्टिकुलर क्वेश्चन वो मैं देखूंगा, एक दो लगाया जाएगा, ठीक ना। आगे ये लेक्चर कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक ये चैप्टर आपका ऑफिशियली ख़त्म हो गया है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है, पीछे का सब रिवाइज कर लीजिए। और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा, समझ में आया सब कुछ। जो नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। और ठीक है, सारे क्वेश्चन एकदम लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी के एक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।